हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, उसमें हम लोग इस समय इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को सुन रहे हैं। ओके, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। ओके, यानी कि इसमें बहुत सारा फैक्ट है और उस फैक्ट का उपयोग आप प्री एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस या बीपीएससी आरपीएससी, कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो अथवा कोई भी अदर एग्ज़ाम भी, वनडे या कोई भी हो, तो उसमें ये काम करेगा। आप सुन सकते हो और रट सकते हो सुन सुन के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का थर्ड पार्ट होगा। इसके बाद एक पार्ट और आएगा, 4 पार्ट में इन्वायरमेंट इकोलॉजी होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। संरक्षण एवं समुदाय रिजर्व आगार ये टॉपिक है, इसमें हम लोग देखते हैं। वर्ष 2002 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन कर इसमें संरक्षण रिजर्व एवं समुदाय रिजर्व को जोड़ा गया। इन दोनों की घोषणा राज्य सरकार द्वारा की जाती है। संरक्षण आधारित क्षेत्र और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र उन संरक्षित क्षेत्रों के सूचक हैं जो भारत में स्थापित राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों, आरक्षित वनों के लिए बफर क्षेत्र या संयोजक क्षेत्र एवं प्रवास गलियारों के रूप में कार्य करता है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में ग्राम समुदाय के प्रयास से भारत का प्रथम संरक्षण आगार खोला गया। आगार मतलब रिजर्व। वन्य जीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। इस संबंध में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि बाघों सहित जंगली जानवरों को सभी उद्देश्य के लिए सरकारी संपत्ति माना जाना चाहिए और उनके द्वारा किए गए किसी नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जानी चाहिए। जब किसी जानवर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित जानवर घोषित किया जाता है तो यह जीव चाहे संरक्षित क्षेत्र में हो या उससे बाहर समान संरक्षण का हकदार होगा। समुद्री संरक्षित क्षेत्र समुद्री सीमा के जल भराव क्षेत्र के साथ संलग्न वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के ऐसे क्षेत्र जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के हैं, उन्हें पर्यावरण को स्वस्थ बनाए रखने के लिए संरक्षित किया जाता है। इसे समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय पार्क जो गुजरात के जामनगर में स्थित है, भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। गाहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा केंद्रपारा कछुओं की अनेक प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यह ओलिव रिडले कछुओं के प्रजनन एवं प्रवास के लिए विश्व का एक प्रमुख समुद्री तट है। नोट: दक्षिणी अमेरिकी कछुए की एक प्रजाति है जो ओलिव रिडले। इसकी घटती संख्या को देखकर उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण की योजना का शुभारंभ 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में किया था। इस कछुए का प्रजनन स्थल गहीर माथा है जो 2 नदियों के मुहाने के बीच भीतरकनिका अभयारण्य में स्थित है। भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने गुजरात में स्थित कच्छ की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के समीप भारत का पहला समुद्री पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इस कारण इस क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। 28 अक्टूबर 2016 को अंटार्कटिका के रॉस सागर क्षेत्र को विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह घोषणा होबार्ट, ऑस्ट्रेलिया से संपन्न कमीशन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द अंटार्कटिक मैरीन लिविंग रिसोर्सेज की बैठक में 24 देशों एवं यूरोपीय संघ द्वारा किए गए एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय के तहत की गई है। रॉस सागर पृथ्वी पर मौजूद अंतिम अपरिवर्तनीय समुद्री परितंत्र है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा संरक्षित समुद्री क्षेत्र अमेरिका के हवाई तट के निकट स्थित पापाहानाउमोकुआकी समुद्री राष्ट्रीय स्मारक है। पवित्र उपवन आईयूसीएन के अनुसार पवित्र उपवन प्रकृति की आराधना का एक रूप है। पवित्र उपवन ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें लोगों की आस्था एवं प्राकृतिक लगाव के कारण संरक्षित किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक महत्व के वनों, वनस्पतियों आदि को संरक्षित किया जाता है।
जैवमंडल रिजर्व आरक्षित क्षेत्र या निचय। जैवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1885 में ऑस्ट्रियन भूविज्ञानी एडवर्ड सुएज ने किया था, जिसे रूसी भूरसायनज्ञ व्लादिमीर वर्नोड्स्की ने विस्तृत रूप से परिभाषित किया। 1971 में यूनेस्को द्वारा एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम के रूप में मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम आरंभ किया गया था। मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत ही जैवमंडल रिजर्व या निचय की अवधारणा का विकास 1976 में हुआ। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए जैवमंडल रिजर्व की स्थापना की जाती है। जैवमंडल रिजर्व या निचय आनुवंशिक विविधता बनाए रखने वाले ऐसे बहुउद्देशीय संरक्षित क्षेत्र हैं जहां पौधों, जीव जंतुओं व सूक्ष्म जीवों को उनके प्राकृतिक परिवेश में संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। यह एक विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। भारत विश्व के 17 बड़े पारिस्थितिकी विविधता वाले देशों में एक है जहां विश्व की 60 से 70% विविधता पाई जाती है। जैवमंडल रिजर्व या निचय का निम्नलिखित उद्देश्य: नंबर 1, जैव संसाधन का उचित प्रबंध। नंबर 2, पौधों, जीव जंतुओं, सूक्ष्म जीवों के विविधता का दीर्घकालीन संरक्षण करना। तीसरा, शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण व शोध कार्य को प्रोत्साहन देना। चौथा, जैव विविधता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। पांचवा, विश्व का प्रथम जैवमंडल रिजर्व 1979 में स्थापित किया गया। छठा, भारत में 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जैव विविधता के संरक्षण के लिए संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया, जिसके तहत मार्च 2023 तक भारत के कुल 106 राष्ट्रीय पार्क, 566 वन्यजीव अभ्यारण्य, 108 जैव मंडल रिजर्व, 51 टाइगर रिजर्व, 32 हाथी रिजर्व शामिल है। भारत के 18 जैव मंडल निचय: 1986 नीलगिरी, ये फर्स्ट बायो रिजर्व था, जो कि राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। और सम्मिलित क्षेत्र इसमें वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, साइलेंट वैली एवं सिरवानी हिल्स के पास। 1988 नंदा देवी, उत्तराखंड में चमोली, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा। 1988 नोकरेक, मेघालय में है, गारो हिल्स की भाग। 1989 मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु, भारत एवं श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी का भाग। 1989 सुंदरबन, पश्चिम बंगाल, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। 1989 मानस, असम, कोकराझार, बोंगाईगांव, बारपेटा, नालबाड़ी, कामरूप एवं दरांग जिले का भाग। 1989 ग्रेट निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं पश्चिमोत्तर भाग। 1994 सिमलीपाल, उड़ीसा, मयूरभंज जिले का भाग। 1997 डिब्रू साइखोवा, असम, डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले का भाग। 1999 दिहांग दिबांग, अरुणाचल प्रदेश, ये सियांग एवं देबांग घाटी के भाग। 1999 पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश, बैतूल, होशंगाबाद एवं छिंदवाड़ा। 2000 में कंचनजंगा, सिक्किम, उत्तरी एवं पश्चिमी सिक्किम का भाग। 2001 में अगस्तामलाई, तमिलनाडु एवं केरल, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली एवं कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथानमथिट्टा। 2005 अचानक मार अमरकंटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के अनूपपुर एवं ढिंडोरी जिले के क्षेत्र तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के क्षेत्र। 2008 कच्छ का रण, गुजरात का कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर एवं पाटन जिले का भाग। 2009 कोल्ड डिजर्ट, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल स्थित पिन वैली राष्ट्रीय पार्क तथा आसपास के क्षेत्र, चंद्रताल, सराय और किब्बर वन्यजीव अभ्यारण्य। 2010 शेषाचलम पहाड़ी, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिलों के क्षेत्र। 2011 पन्ना, मध्य प्रदेश के पन्ना व छतरपुर जिले के क्षेत्र। नोट: क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण एवं सबसे छोटा डिब्रू साइखोवा है।
पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में 1986 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। नीलगिरी जीवमंडल निचय में 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियों नीलगिरी ताहर योम यानी कि नीलगिरी ताहर और शेर जैसे दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। सर्वप्रथम 2000 में नीलगिरी जैवमंडल रिजर्व को यूनेस्को जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया था। पन्ना जैवमंडल अभ्यारण्य बरहमा जैवमंडल रिजर्व है, जिसे अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के जैवमंडल रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। नोट: अगस्त्यामलाई जैवमंडल रिजर्व के अंतर्गत नेय्यार, पेप्पारा और शैदुर्ने वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य हैं तथा कालाकड़ मुदुनथराई बाघ रिजर्व आते हैं। नंदा देवी जीवमंडल निचय में मुख्यतः शीतोष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। यहाँ पाई जाने वाली प्रजातियों में सिल्वरवुड तथा लैटीफोली और ऑर्चिड और रोडेंड्रॉन शामिल हैं। इस जीव मंडल निचय में हिम तेंदुआ, काला भालू, भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिम मुर्गा, सुनहरा बाज और काला बाज पाए जाते हैं। भारत की 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में से 12 को यूनेस्को जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया। यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र: नीलगिरी राज्य क्षेत्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। ये यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है। ये 2000 में मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, 2001 में सुंदरबन पश्चिम बंगाल, 2001 नंदा देवी उत्तराखंड, 2004 नोकरेक मेघालय, 2009 पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, 2009 सिमलीपाल उड़ीसा, 2009 अचानक मार छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, 2012 ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 2013 अगस्त्यामलाई केरल व तमिलनाडु मार्च 2016, कंचनजंगा सिक्किम जुलाई 2018, पन्ना मध्य प्रदेश अक्टूबर 2020। आगे देखते हैं। नंदा देवी जीव मंडल निचय के परिस्थिति तंत्रों को मुख्य खतरा संकटापन्न पौधे को दवा के लिए इकट्ठा करने और दावानल और पशुओं का व्यापारिक उद्देश्य के लिए शिकार से है। सुंदरबन के मैंग्रोव वनों में हेरिसियरा फोमिज जो बेशकीमती इमारती लकड़ी है पाई जाती है। सुंदरबन में स्वयं को लवणीय और ताज़ा जल पर्यावरण के अनुरूप ढालते हुए बाघ पानी में तैरते हैं। बीज बैंक इसके अंतर्गत कृषि की महत्वपूर्ण प्रजातियां तथा उन्नत बीजों को संरक्षित किया जाता है। जीन बैंक इसके अंतर्गत पादप एवं जंतुओं के विभिन्न प्रजातियों के आनुवंशिक पदार्थों का संग्रहण एवं संरक्षण किया जाता है। अत्यधिक संकटाग्रस्त एवं दुर्लभ जीव जंतुओं तथा वनस्पतियों के जीनों को संरक्षित करने के लिए क्षेत्र विशेष में जीन बैंक स्थापित किया जाता है। यथा भारत में फसलों एवं पौधों के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा, पालतू पशुओं के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करनाल स्थित राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा, मछलियों के आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण लखनऊ स्थित राष्ट्रीय मत्स्य आनुवंशिक संरक्षण ब्यूरो द्वारा किया जाता है। नोट: जीन पूल एक निश्चित समय में समष्टि के कुल आनुवंशिक पदार्थों का योग होता है। निम्न तापीय संरक्षण यह कोशिका, ऊतक, अंग, बीज एवं आनुवंशिक पदार्थों के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। इसके तहत पदार्थों को द्रव नाइट्रोजन में अत्यंत निम्न ताप पर रखा जाता है, जिससे उपापचयी क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। वनस्पति उद्यान एक प्रकार का कृत्रिम उद्यान होता है जिसमें स्थानिक एवं विदेशी पौधों की संकटाग्रस्त एवं विशिष्ट ऐसी प्रजातियों का संग्रहण किया जाता है जो जैव विविधता एवं पर्यावरण के दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वह कभी कभी चिड़ियाघरों से भी जुड़े होते हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना 1787 ईस्वी एवं सबसे बड़ा 109 हेक्टेयर वनस्पति उद्यान है।
महान बरगद का पेड़ इस उद्यान का मील का पत्थर है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा माना जाता है। तमिलनाडु की उदमंगलम में स्थित सरकारी वनस्पति उद्यान गुलाबों के विशाल संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। लाल बाग वनस्पति उद्यान बेंगलुरु कर्नाटक में है। नोट: विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान इंग्लैंड के केव में स्थित है। केव में स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन है। लंदन के पास यह 300 एकड़ का बगीचा दुनिया के सबसे बड़े जीवित पौधों का संग्रह है। चिड़ियाघर: जब जीव जंतुओं, पक्षियों एवं जीवों की संकटग्रस्त तथा दुर्लभ प्रजातियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से उनके प्राकृतिक आवास से पृथक कृत्रिम आवासीय क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, तब ऐसा क्षेत्र चिड़ियाघर कहलाता है। इसकी देख रेख का दायित्व केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण पर होता है, जिसकी स्थापना भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत की गई थी। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर, कोलकाता में स्थित है। लाल सूची या रेड लिस्ट: वर्ष 1963 में प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के सहयोग से लाल सूची रेड लिस्ट जारी की जाती है, जिसमें वैश्विक स्तर पर पशु व पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थिति का आकलन प्रस्तुत किया जाता है। IUCN चुनी गई प्रजातियों के संरक्षण की स्थिति, उनके विलुप्त होने के खतरे को उजागर करने एवं उनके संरक्षण के लिए आवश्यक उपायों को निर्दिष्ट करने हेतु रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। नोट: बिना किसी विघ्न वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में जातियों के विलोपन की दर प्रति दशक एक जाति है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। IUCN की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास 50 वर्ष से न देखी गई हो। IUCN की लाल सूची में हर जीव जाति को 9 में से एक श्रेणी में डाला जाता है। यह श्रेणियाँ इस प्रकार हैं: नंबर 1, विलुप्त एक्सटेंट: जाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा है, जैसे डायनासोर, मैमथ, डोडो, लाल तोता, ब्लू बक आदि। भारत में विलुप्त जानवरों में प्रमुख एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख आदि। नंबर 2, वन विलुप्त एक्सटेंट इन द विल्ड: जाति वनों से बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इनके बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित हैं। तीसरा, अति संकटग्रस्त प्रजाति क्रिटिकल इंडेंजर्ड CR: जाति का वनों से विलुप्त होने का घोर खतरा बना हुआ है। पिग्मी हाक, जंगली उल्लू, हिमालयन बटेर, गंगा शार्क, पांडिचेरी शार्क, साइबेरियन सारस, गिद्ध, घड़ियाल, भारतीय चीता, सोन चिरैया, सलेटी, टिटहरी आदि। चौथा, संकटग्रस्त इंडेंजर: जाति का वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। फॉरेस्ट आउटलेट, नीलगिरी ताहर, सुनहरा लंगूर, पैगोलिन, लाल पांडा, गंगा डॉल्फिन, एशियाई शेर, तिब्बत का एंटीलोप, कस्तूरी मृग आदि इसी श्रेणी में शामिल हैं। नोट: सुनहरा लंगूर, गोल्डन लंगूर भारत के असम राज्य एवं भूटान को अर्ध सदाबहार एवं मिश्रित पर्णपाती वनों में निवास करता है। असुरक्षित वल्नरेबल: जाति का वनों में संकटग्रस्त हो जाने की संभावना है। इस श्रेणी में शामिल हैं हिम तेंदुआ, अफ्रीकन हाथी, एक सींग वाला गैंडा, चीता, सांवर, क्लाउडेड लेपर्ड, 4 सींग वाला मृग, डुगोंग समुद्री गाय, स्लोथ, भालू, बारहसिंगा, संगमरमर रंग की बिल्ली, भारतीय भेड़िया, ब्राउन कीवी, रोवी कीवी आदि। छठा, नियर थ्रेटन लीस्ट कंसर्न। 8, डाटा डिफिसिट एंड 9, आंकड़े उपलब्ध नहीं।
तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे, वर्तमान में भारत की कुल 995 प्रजातियाँ लाल सूची में शामिल है। लाल सूची में शामिल भारतीय पक्षियों की संख्या 180 है। नोट: डिक्लोफेनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में एवं बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल जब इस दवा के उपयोग के दौरान पशु मर जाता है और उसी मरे हुए पशु का मांस गिद्ध एक बार भी खा लेता है तो 30 दिन के भीतर उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कन्वेंशन यानी कि साइट। द कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड इन द इंडेंजर स्पीसीज ऑफ द विल्ड फ्यूना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूने के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन का कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, परवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। वर्ष 1963 में आईयूसीएन के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप साइट का मसौदा तैयार किया गया। साइट्स जुलाई 1975 में लागू किया गया था। वर्तमान में इसके 163 पक्षकार देश हैं। साइट का सचिवालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है, जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रशासित किया जाता है। कन्वेंशन के परिशिष्ट 1, 2 एंड 3 में विभिन्न प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है जो प्रजातियों को अत्यधिक दोहन से बचाने हेतु विभिन्न स्तर एवं विभिन्न प्रकार के संरक्षण का प्रावधान करता है। परिशिष्ट 1 में वही प्रजातियां सूचीबद्ध हैं जो साइट्स द्वारा सूचीबद्ध वन्य जीवों एवं पौधों में सबसे अधिक संकटापन्न स्थिति में हैं। उदाहरणतः इसमें गोरिल्ला, समुद्री कछुए, अधिकांश आर्किड प्रजातियां, विशाल पांडा शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 931 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। साइट्स इन प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करता है, सिवाय जब इसके आयात का उद्देश्य व्यावसायिक न होकर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। कुछ विशिष्ट मामलों में इनका व्यापार तभी होता है जब यह आयात परमिट एवं निर्यात परमिट दोनों स्वीकृत द्वारा अधिकृत हों। परिशिष्ट सेकंड में ऐसे प्रजातियां शामिल हैं जिनके निकट भविष्य में लुप्त होने का खतरा नहीं है, लेकिन ऐसी आशंका है कि यदि इन प्रजातियों के व्यवहार पर सख्त तरीके से नियंत्रण नहीं किया गया तो ये लुप्त प्राय की श्रेणी में आ सकती हैं। वर्तमान में इसमें 34,419 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। इसमें सूचीबद्ध कुछ प्रजातियां हैं जैसे अमेरिकी जिनसेंग, पैडल फिश, शेर, अमेरिकी मगरमच्छ, महोगनी एवं कई प्रवाल। परिशिष्ट थर्ड उन प्रजातियों की सूची जिन्हें किसी पक्षकार के अनुरोध पर शामिल किया जाता है। इसमें 147 प्रजातियां सूचीबद्ध हैं। कुछ सूचीबद्ध प्रजातियां हैं मैप टर्टल, वालरस, कैपस्टेक बीटल आदि। नोट: भारत विश्व के उन मान्यता प्राप्त अत्यधिक विविधता वाले देशों में शामिल है जो विश्व में रिकॉर्ड की गई कुल प्रजातियों में से लगभग 7 से 8% का आवास स्थल है। वैश्विक स्तर पर मान्य 34 में से 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट केंद्र हिमालय, भारत वर्मा, पश्चिमी घाट और सुंडालैंड भारत में। भारत ने साइट्स के परिशिष्ट सेकंड में सूचीबद्ध शीशम को हटाने का प्रस्ताव किया है। यह प्रजाति बहुत ही तीव्र दर से बढ़ रही है और अपनी मूल सीमा के बाहर भी प्राकृतिक रूप से उगने की क्षमता रखती है। जैव विविधता का ह्रास के कारण जैव विविधता ह्रास का प्रमुख कारण नंबर 1 प्राकृतिक आवासों का ह्रास, नंबर 2 प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, नंबर 3 विदेशी प्रजातियों का संक्रमण, नंबर 4 वन क्षेत्र या वनों की सघनता कम होना,
नंबर 5 वन्य जीवों का अवैध शिकार। नंबर 6 औद्योगिकीकरण तथा अवैज्ञानिक तरीके से खनन। 7वां स्थानांतरित कृषि। 8वां प्राकृतिक कारण जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी, वनाग्नि एवं बीमारियां आदि। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन तथा औद्योगिक उत्पादन एवं नगरीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राकृतिक वास का विनाश किया जा रहा है, जो जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने वाला कम करने लगता है। यह मूलतः मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका एवं कैरिबियन क्षेत्र का झाड़ी या पौधा है। यह पौधा 19वीं शताब्दी में भारत आया। इस पौधे को हिंदी में विलायती बबूल कहते हैं। यह पौधा न केवल मिट्टी से जल सोखता है बल्कि आसपास के क्षेत्रों में वायु की नमी को भी खत्म कर देता है। रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित एक संधि है। रामसर ईरान में अवस्थित नगर है। 2 फरवरी 1971 में यहीं हुई बैठक के बाद इस सम्मेलन की नींव पड़ी तथा 1975 में यह पूर्णतः क्रियान्वित हुआ। रामसर में हुई बैठक के कारण ही इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। भारत ने रामसर संधि पर 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किए थे। भारत की पहली रामसर स्थल उड़ीसा में स्थित चिल्का झील है। चिल्का झील के साथ केवलादेव पक्षी अभयारण्य को भी रामसर स्थल घोषित किया गया था। दुनिया की पहली रामसर साइट ऑस्ट्रेलिया में स्थित कोबोर्ग प्रायद्वीप थी। मार्च 2024 में भारत में कुल 80 स्थानों को रामसर सूची में शामिल किया गया था। नंबर 1 चिल्का झील उड़ीसा 1981, केवलादेव राजस्थान, लोकटक मणिपुर, वुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके पंजाब, सांभर राजस्थान, कंजली पंजाब, रोपड़ पंजाब, कोलेरू आंध्र प्रदेश, दीपोर बिल असम, पोंग बांध हिमाचल प्रदेश, त्योसमोरी लद्दाख, अष्टमुडी केरल, सस्तमकोटा झील केरल, वेम्बनाड कोल केरल, भोज आर्द्र मध्य प्रदेश, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, पॉइंट कैलिमर तमिलनाडु, पूर्व कोलकाता पश्चिम बंगाल, चंदेर ताल आर्द्र ये हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका ये हिमाचल प्रदेश, होकेरा जम्मू कश्मीर, सुरिनसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में, रुद्र सागर त्रिपुरा में, ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश में, नाल सरोवर पश्चिमी अभयारण्य गुजरात में, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदूर मध्यमेश्वर महाराष्ट्र, क्योशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व पंजाब, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, ब्यास संरक्षण रिजर्व पंजाब, नवाबगंज पक्षी उत्तर प्रदेश, सांडी उत्तर प्रदेश, समसपुर उत्तर प्रदेश, समन उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश, सरसई नवल उत्तर प्रदेश, आसन उत्तराखंड, काबरताल बिहार, लोनार महाराष्ट्र, सुरसरोवर उत्तर प्रदेश, त्योस्कर लद्दाख, बाधवाना गुजरात, थोल झील गुजरात, सुल्तानपुर हरियाणा, भिंडावास हरियाणा, हैदरपुर उत्तर प्रदेश, बखीरा उत्तर प्रदेश, खिजड़िया गुजरात, किरकिली पक्षी तमिलनाडु। यह भारत का सबसे छोटा, कौन सबसे छोटा है? रेणुका भारत का सबसे छोटा आर्द्रभूमि है, तो ध्यान रखना। पल्लिकर नई मार्स रिजर्व तमिलनाडु, पिचवरम तमिलनाडु, पाला मिजोरम, साख्य सागर मध्य प्रदेश, कुंथन कुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, उदय मार्थपुरम तमिलनाडु, वेदांथंगली तमिलनाडु, बेलोड पक्षी तमिलनाडु, वेम्बनाड तमिलनाडु, सतकोशिया उड़ीसा, नंदा झील गोवा, रंगनथिटू BS कर्नाटक, सिरपुर आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश, टम्पारा उड़ीसा, हीराकुंड उड़ीसा, अनसुपा उड़ीसा, यशवंत सागर मध्य प्रदेश, चित्रांगुड़ी पक्षी
अभ्यारण्य तमिलनाडु, सुचेंद्रम थिरूर तमिलनाडु, वडूरूर तमिलनाडु, कंजीरकुलम तमिलनाडु, ठाकी क्रीक महाराष्ट्र, हाइगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर, सालबुग वेटलैंड जम्मू कश्मीर, कराई वेट्टी तमिलनाडु, लांगवुड सोला तमिलनाडु, अंक समुद्र कर्नाटक, अर्धनाशिनी कर्नाटक, मगधी केरे संरक्षण कर्नाटक। तो ये कुल 80 हुए, लेकिन अभी ये मार्च 2024 तक है, लेकिन इसके बाद जो है जोड़ा गया है न्यू 5 नए हैं। ओके, उसमें 2 जो है बिहार से है, बाकी 2 तमिलनाडु से, एक शायद कर्नाटक से। ओके, तो आगे देख लेना करंट में। भारत में आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य गुजरात है, दूसरा स्थान आंध्र प्रदेश। नोट: विश्व आर्द्र भूमि दिवस प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में कुल आर्द्र भूमि क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 4.63% है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वेम्बुनाड कोल केरल का है। सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्र वाला राज्य गुजरात है। भारत में रामसर स्थल का कुल क्षेत्रफल 13.3 मिलियन हेक्टेयर है। 2020 जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस की कुछ थीम है। 2020 में आर्द्र भूमि और जैव विविधता, 2021 में आर्द्र भूमि और जल, 2022 में लोगों और प्रकृति के लिए आर्द्र भूमि की कार्यवाही। आर्द्र भूमि का विवरण: इंग्लैंड आर्द्र भूमि प्राकृतिक 43%, इंग्लैंड आर्द्र भूमि मानव निर्मित 30%, कोस्टल आर्द्र भूमि प्राकृतिक 24%, कोस्टल आर्द्र भूमि मानव निर्मित 3%। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं सबसे छोटा रामसर स्थल रेणुका आर्द्र भूमि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश। भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु में है 16, लेकिन अब 18 हो गए। आर्द्र भूमि महत्वपूर्ण निस्यंदन यानी फिल्टर हैं। ये अवसाद को ट्रैप करती हैं, प्रदूषकों को हटाती हैं और जल को शुद्ध करती हैं। आर्द्र भूमियाँ अपरदन को भी नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार आर्द्र भूमि अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न अधिनियम एवं करार: भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 में की गई। इसका मुख्यालय चेन्नई में। भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना की शुरुआत 1991 से 92 में हुआ। भारत में हाथी परियोजना 1992 में प्रारंभ हुआ। भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 में हुआ। विविध कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य: फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट की संज्ञा दी गई है, चमगादड़ों की एक प्रजाति है। टम्बलाकोक डोडो वृक्ष नामक वृक्ष प्रजाति प्रजनन में असफल रही है क्योंकि उसका फल खाने वाला डोडो पक्षी मॉरिशस गायब हो गया है। डुगोंग नामक पक्षी जूज जो कि विलोपन के कगार पर है, एक स्तनधारी है। सुंदरी नामक वृक्ष सुंदरवन में पाए जाते हैं। श्रू एवं टैपोर हिमालयन श्रृंखला में पाए जाते हैं। अंडमान एवं निकोबार के समुद्री जीव जंतुओं में डुगोंग, डॉल्फिन, व्हेल, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, लवण जल मगर, समुद्री कछुआ, समुद्री सांप आदि सामान्य रूप से बहुतायत में पाए जाते हैं। फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियालों की संख्या सर्वाधिक है। फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। दांचीगाम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान शंघाई हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। लाल पांडा पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे कैट बियर के नाम से जाना जाता है। WWF के सहयोग से 1996 में लाल पांडा परियोजना शुरू की गई। मगरमच्छ संरक्षण के लिए 1974 में परियोजना बनाई गई। केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। मगरमच्छ अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या आंध्र प्रदेश में है। प्रदूषक पोल्यूशन: भूमि, जल तथा वायु अर्थात
पर्यावरण के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्यवान जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, प्रदूषण कहलाती हैं। ये पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलता है प्रदूषक कहलाते हैं। नोट: पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूशन से हुई है। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है, इसलिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषक को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहते हैं। जैव अनिम्नीकरण पर्यावरण में मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा धीरे धीरे होता है, इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरण प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रदूषकों के प्रकार: प्रदूषकों को चार आधारों यथा उत्पत्ति, स्रोत, अवस्था, स्वरूप एवं निस्तारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। प्रदूषकों के प्रकार: उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक एवं मानव जनित, अवस्था के आधार पर कोड़ीय ठोस कणकीय प्रदूषक, नंबर 2 तरल प्रदूषक अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट एवं गैसीय प्रदूषक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एवं कार्बन डाइऑक्साइड। स्वरूप के आधार पर उसमें प्राथमिक प्रदूषक डीडीटी प्लास्टिक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। द्वितीय प्रदूषक अमोनिया, ओजोन, पेरोक्साइडल नाइट्रेट, पैन। निस्तारण प्रकृति के आधार पर जैव निम्नीकरण घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज। जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियो एक्टिव तत्व, सीसा, डीडीटी। उत्पत्ति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक प्रदूषक जैसे ज्वालामुखी विस्फोटक, भूकंप। जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, गैसें, वनाग्नि, समुद्री कण आदि। नंबर 2 मानव जनित प्रदूषक जैसे गैसें व धूल, ऊष्मा कणकीय पदार्थ आदि। स्वरूप के आधार पर भी प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक प्रदूषक, ये प्रदूषक जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषक फैलाते हैं जैसे प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे डीडीटी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, एनओ यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कणकीय पदार्थ, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड आदि। द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषक की वातावरणीय पदार्थों से अंतःक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे कि परऑक्सीटल नाइट्रेट, पैन, ओजोन O3, सल्फर ट्राईऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। अवस्था के आधार पर प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ठोस कणकीय प्रदूषक जैसे एरोसोल, धूल कण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे पारा, सीसा, एस्बेस्टस आदि के कण, सिरामिक्स, सिलिका आदि। नंबर 2 तरल प्रदूषक जैसे यूरिया, अमोनिया, ऑयल स्लिक्स, नाइट्रेट युक्त जल आदि। गैसीय प्रदूषक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आदि। निस्तारण डिग्रेडेशन की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटनीय प्रदूषक, वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे वाहित मल, सीवेज, जैवीय अपशिष्ट पदार्थ। अनअपघटनीय ये जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये आरंभ में ही हानिकारक होते हैं, जैसे कि जहरीली भारी धातुएं, सीसा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकल, मैंगनीज, लोहा, तांबा, जस्ता, BSC, DDT, 2,4-D व फिनोल आदि। प्रदूषकों को ओडम 1991 द्वारा दो वर्गों में जैव अपघटनीय एवं अनअपघटनीय में विभाजित किया गया है। प्रदूषक के प्रकार: प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1
वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण, नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 5 रेडियो धर्मी प्रदूषण, नंबर 6 ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, नंबर 7 ताप प्रदूषण, नंबर 8 विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रदूषण, नंबर 9 ई अपशिष्ट प्रदूषण, नंबर 10 प्लास्टिक प्रदूषण, 11 जैव प्रदूषण। वायु प्रदूषण जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसों या कणकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उन्हें वायु प्रदूषण कहते हैं। लाइकेंस वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेंस का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। जो वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण और नोट वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण और उन्मूलन के उद्देश्य से वर्ष 1981 में संसद द्वारा वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। वायु प्रदूषण को उनके स्रोत के आधार पर 2 वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1 गैसीय वायु प्रदूषक, नंबर 2 कणकीय वायु प्रदूषक। नंबर 1 गैसीय वायु प्रदूषक। प्रमुख वायु प्रदूषक जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, तंबाकू का धुआं, फ्लोराइड आदि। वायु प्रदूषक के प्रमुख स्रोत उत्पन्न प्रदूषक गैस, जीवाश्म ईंधन, कोयला, खनिज तेल। उत्पन्न प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसोल कैन एवं रेफ्रिजरेशन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर हाइड्रोजन डाई सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, जेट विमान के ईंधन व रासायनिक उर्वरक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सूती वस्त्रों की विरंजक क्लोरीन, ग्लिसरॉल या तेल के ताप या वियोजक अल्किल अल्डेहाइड, धान के खेतों तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से मीथेन। कार्बन मोनो ऑक्साइड या हवा में भारी, जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस है। यह मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग प्रतिनिधित्व करती है। इसे दम घोंटू गैस भी कहते हैं क्योंकि यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो जाती है। यह कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत स्रोत कोयला, ईंधन, लकड़ी, पेट्रोल का अपूर्ण दहन। यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है तथा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक अस्थायी संकुल है। जब रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफ़ी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की इस न्यूनता से सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्रिकीय आवेग में न्यूनता, हृदय रोग आदि बीमारियां हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बड़ी मात्रा कालपूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात एवं बच्चों में विरूपता का कारण है। सीएनजी एवं एलपीजी गैसों के प्रयोग तथा ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर कार्बन मोनोऑक्साइड की समस्या का निदान काफ़ी सीमा तक किया जा सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के सांद्रण में वृद्धि होने से हरित गृह प्रभाव में वृद्धि होती है, जिस कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। फलतः वर्षा तथा मृदा नमी में कमी आती है। महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि, हिमटोपियों एवं महाद्वीपीय हिमनद का पिघलना आदि विनाशकारी घटनाएं घटित हो रही हैं। वायुमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोगों जैसे कि डेंगू, मलेरिया, पीत ज्वर, निद्रा रोग आदि में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त या अन्य हरित गृह गैसें मीथेन, जलवाष्प, नाइट्रस डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा ओजोन है। नोट ग्रीन हाउस गैसों द्वारा
होने वाले वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जिम्मेदार है। हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन के बने होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं या पौधों में काल प्रभावण ऊतकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों एवं टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। मीथेन गैस भी वायुमंडल के हरितगृह प्रभाव में 20% योगदान में वृद्धि करती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को सड़ाया जाता है तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के खेतों, कोयलों के खानों, दलदली क्षेत्रों अथवा आर्द्र भूमि तथा जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होती हैं। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रस ऑक्साइड HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के जल के साथ साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में आ जाता है। सुपर सोनिक जेट विमानों से निकली हुई नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली करती हैं। यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल ध्रुव नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाता है। यह जीव ऊतकों के लिए विषैली भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र, रेशों तथा धातुओं के लिए भी हानिकारक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड से आगे कंटिन्यू करेंगे और लास्ट ऑडियो होगा।